भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बंद करने का फैसला लिया है। इसके लिए आम जनता को 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। इस कदम के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर पलटवार किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष बेवजह पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2000 का नोट बंद करना समय की आवश्यकता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि अनावश्यक रूप से जो विपक्षी दल जो है इसको इस तरह का तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि बहुत एक जो समय की ज़रूरत थी इसके सारी चीज़ के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है जो एक्सचेंज किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके कारण देश की और प्रदेश की इकोनॉमी में कोई प्रभाव इस प्रकार से बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि काला धन रोकना है और ख़ास तौर से इस दिशा में भी ये कारगर साबित होगा ये निर्णय। और इसको नोटबंदी नहीं कहा जा सकता है और सिर्फ इतना ही है कि वो जो 2000 रुपये का नोट जो है वो अब प्रचलन में नहीं रहेगा और ना ही वो ट्रेजरी में और दूसरी जगह जो है वो इसमें नहीं रहेगा। इस तरह से इतनी ही बात है। और ख़ास तौर से उसके कारण जो एक निर्णय लेने के बाद जो विपक्ष के लोग जो जिस तरह से प्रचार करने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि वो अनावश्यक है। सर सितंबर तक जो कह रहा हूँ कि ये बहुत नॉर्मल प्रक्रिया में किसी के पास अगर 2000 रुपये का नोट है उसको वापस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और वैसे भी उसमें एक व्यवस्था दी गई है कि 20,000 तक एक्सचेंज जो है वो एक दिन के अंदर कर सकते हैं, वो भी एक व्यवस्था दी गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा अनावश्यक रूप से, उसकी आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। की चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे मार्ग पर आज सुबह सेल्फी लेने के चक्कर में 25 वर्षीय युवक ने अपनी जान गंवा दी। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है, जब कालका से शिमला जा रही ट्रेन नंबर 04543 में उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक 25 वर्षीय युवक सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रेन से पैर फिसलने के कारण पुलिया से करीब 20 से 25 फीट नीचे गिर गया। यह हादसा कुमार हट्टी और बडोग टनल से पहले हुआ है, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई है। उसे वहां से ट्रेन से ही सोलन रेलवे स्टेशन लाया गया, जहां से एम्बुलेंस की मदद से उसे क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। मेरा नाम सुनील है। हम लोग वाराणसी से आए थे, घूमने जा रहे थे शिमला। उसी दौरान सेल्फी लेते हुए हमारे भाई का पैर फिसला और एक्सीडेंट हो गया। कहाँ जैसे हुआ है? जगह का नाम सर हमको नहीं पता है। तो आप कहाँ लेके आए उनको? हम लेकर आए यहाँ सोलन से आ गए एम्बुलेंस से यहाँ। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। शिमला के कुफरी में भारतीय उद्योग परिसंघ के हिमाचल इकाई द्वारा चौथा एप्पल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, CPS मोहनलाल ब्राक्टा और CII हिमाचल के अध्यक्ष गगन कपूर मौजूद रहे। इस दौरान हिमाचल के सेब उत्पादक और बागवान भी मौजूद रहे और अपनी समस्या व सुझाव मंत्री के समक्ष रखे, जिसमें किलो के हिसाब से सेब की खरीद, यूनिवर्सल कार्टन और अन्य समस्याएं मंत्री के सामने रखी। वहीं मंत्री ने बागवानों को आश्वस्त किया। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस कॉन्क्लेव में बागवानों की समस्याओं पर सार्थक चर्चा हुई
और कई बागवानों ने अपने सुझाव भी दिए। इस साल सेब किलो के हिसाब से दिखेगा। हिमाचल में सेब उत्पादन बाकी देशों से कम है। बाकी देशों में 60 मीट्रिक टन जबकि हिमाचल में 6 से 7 मीट्रिक टन उत्पादन है। सेब की पैदावार और अच्छी हो सके इसके लिए हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर सुदृढ़ किया जाएगा, क्योंकि सरकार हिमाचल को फल राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। क्लीन प्लांट मटेरियल बागवानों को मिले, इसके लिए हाई डेंसिटी प्लांट की तरफ जाने की जरूरत है। ये जो 4th एप्पल कॉन्क्लेव, ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का जो हमारा हिमाचल इकाई है, उन्होंने इसका जो है यहाँ पर आयोजन किया है और इसमें इन्होंने प्रदेश के जो बागवान हैं उनको इस सम्मेलन में सबको आमंत्रित किया है। और अभी तो ये इनॉग्रेल सेशन था, इसके बाद जो है इनका आगे जो भी कार्यक्रम है वो चलना है, जिसमें प्रोमिनेंट जो एक्सपर्ट्स हैं इस एप्पल इंडस्ट्री के, वो जो है आपस में विचार विमर्श करेंगे और जो भी समस्याएं हैं एप्पल इंडस्ट्री को लेके उसके बारे डेलिब्रेट करेंगे। जहाँ तक प्रदेश सरकार का मैंडेट है कि हमने ये फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश को जो है फल राज्य के रूप में विकसित करना है, और चाहे हमारा टेम्परेट एरिया है चाहे सब ट्रॉपिकल एरिया है, हर दोनों जगह पर जो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन करके, चाहे एप्पल का है चाहे सीट्रस का है, उसमें बागवानों को ज़्यादा से ज़्यादा फल का उत्पादन प्रति हेक्टर जो क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से लेना है। उसके लिए हमें जो है नए प्रोजेक्ट्स और लेने पड़ेंगे और क्लीन प्लांट्स जो है, डिसीज फ्री प्लांट है मटेरियल, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। वहीं बागवानों ने कहा कि यूनिवर्सल कार्टन 24 से 20 किलो स्टैंडर्ड साइज बनाया जाए और बागवानों के मसलों को सरकार जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करे, ताकि सेब उत्पादक में बढ़ोतरी हो, जिससे सेब बागवानों व सरकार को मुनाफा हो सके। द्वारा यहाँ पर एक कॉन्क्लेव रखा हुआ है। इसमें हम सब लोगों का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है, खासकर बागवानों का। हिमाचल प्रदेश में सेब की बागवानी 5,000 से 6,000 करोड़ की है, और जो ये CIA की टीम है, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है यहाँ पर या और लोग हैं, 6,000 करोड़ में कम से कम जो है 1,500 करोड़ की कंट्रीब्यूशन की, यानी अगर हम 6,000 करोड़ की कमाई करते हैं तो 1,500 करोड़ CII के माध्यम से, चाहे उसमें एप्पल बॉक्सेस है, एप्पल ट्रेज है, चाहे आपके स्टेपिंग क्लिप्स है, स्टेपिंग रोल्स है, चाहे हमारा पेस्टिसाइड फंजीसाइड है, चाहे फर्टिलाइजर्स है, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो हम कमाते हैं उस पैसे का ट्रांसफ़र जो है CII को होता है, उनकी टीम को होता है। और हमारा मानना यह है कि जब हम थोड़ा इकट्ठे बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो हमारा हो सकता है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे कम होगी, और जो ये सारी चीज़ें हैं उसमें हम किस तरह से ज़्यादा बेहतर जा सकते हैं, दवाइयाँ हमें ज़्यादा बेहतर कैसे मिल सकती है, और पैकेजिंग मटेरियल हमें ज़्यादा बेहतर कैसे मिल सकता है। इस कॉन्क्लेव में जो है हम ये सारी चीज़ें निकल के आएगी। और आज तो मंत्री महोदय यहाँ आए हैं और उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की है, जिसमें कन्फ्यूजन बागवानों को बनी हुई है। खासकर अभी टेलीस्कोपिक और यूनिवर्सल कार्टन जो 24 किलो की कन्फ्यूजन है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, और किस तरह से वो रोकी जाएगी, और 24 किलो किस तरह से, मान लीजिए मुझे दूसरे राज्य में सेब भेजना है तो सरकार उसे कैसे रोकेगी, किस तरह उसका प्रावधान करेगी। आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हम STM के माध्यम से या क्या दिक्कत आ रही है यूनिवर्सल कार्टन में आपको? क्या बागवान चाहता है कि एक पीस हो, सिंगल पीस हो, यूनिवर्सल कार्टन हो, क्योंकि 2014 में भी एक अध्यादेश ऐसा आया था मैडम स्टोक्स के टाइम में, और हाँ वो अध्यादेश लाया था सरकार ने, लेकिन वो टेलीस्कोपिक और वो केवल 7 दिन चला। हमें शक है कि कहीं ये इस बार भी क्रैश ना हो जाए। कई चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। RBI ने 2000 के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है। बैंकों में 2000 रुपए का नोट बदलने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी, जो 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी। इस दौरान लोग एक बार में 2000 के 10 नोट बदलवा सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश में आरबीआई के इस फैसले का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। कई लोग इस फैसले को बेहतर बता रहे हैं तो कई इस फैसले को केंद्र सरकार की नाकामी बता रहे हैं। मंडी जिला के कुछ लोगों ने के चैनल की टीम से बात की तो लोगों का कहना है कि आरबीआई द्वारा 2000 का नोट जारी किया गया था। उस समय बात की जा रही थी कि 2000 का नोट आने से काला धन वापस आएगा, लेकिन काला धन वापस तो नहीं आया। लेकिन बड़े कारोबारियों ने एक बार फिर से बड़े नोटों को जमा करना, काला धन इकट्ठा कर दिया। तो कुछ छोटे व्यापारियों का कहना है कि केंद्र सरकार का यह एक बड़ा और सराहनीय निर्णय है। व्यापारियों का कहना है कि 2000 का नोट बंद होने से छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि कई बार छोटे कारोबारियों को बड़े 2000 के नोट थमा देते थे, लेकिन उसके बदले उनके पास लौटाने के लिए पैसे तक नहीं होते थे, लेकिन अब इससे कारोबारियों को राहत मिलेगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति दिन प्रतिदिन देश की बनती जा रही है। जो लोग कहा करते थे कि 70 सालों में क्या हुआ, आज केवल मात्र 7 और 8 साल में वो अपने निर्णयों को पुनः से उनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। नया नोट बनाने का 2000 का निर्णय भी इन्हीं के द्वारा लिया गया था। कहा गया था कि नोट में चिप लगाई जाएगी और जो लोग स्मगल्ड करते हैं, नोटों को इकट्ठा करते हैं, उनको पकड़ा जाएगा, काले धन को वापस लाया जाएगा। लंबी लंबी कतारें लगाई गई नोटबंदी के दौरान। बहुत से लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं, दूसरे लोग जो हैं, परेशानी का अनुभव हुआ। कई लोग मरे उस दौरान। और एक बहुत बड़ा डिसीजन था भारत सरकार द्वारा जब नोटबंदी की गई। आज पुनः जो है 2000 के नोट को आरबीआई द्वारा वापस लिया गया है। यह निर्णय सरकार द्वारा ही लिया गया है, जो आरबीआई द्वारा प्रेषित किया गया है। बार बार आम जनता को फिर उन्हीं हालात में डालना, बैंकों के चक्कर्स लगाना, उन्हें लाइंस में खड़ा करना, क्या परिस्थितियां भारतवर्ष की सरकार, भारतवर्ष की जनता के समक्ष रखने जा रही है। आज जिन वायदों को लेकर, जिन संभावनाओं को लेकर, जिन आक्षेपों को लेकर इन्होंने सत्ता प्राप्त की थी, भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता प्राप्त की थी, आज वो सब स्थितियां गौण हो चुकी हैं। और जो निर्णय इनके द्वारा ही 2000 नोट को लेकर छापा गया था, उसी निर्णय को इन्होंने आज बदला है। 2000 का नोट वैसे सर्कुलेशन में लगता है कि बहुत कम था। स्टार्टिंग में आया था, लेकिन धीरे धीरे सर्कुलेशन इसकी बहुत कम होती गई। तो ये बंद हो भी जाता है तो जो हमारा काला धन है, जो स्टोर करके रखा हुआ है, उन लोगों पे ही शायद प्रभाव पड़ेगा इसका। बाकी लोगों पे तो 2000 मार्केट में सर्कुलेशन में बहुत रेयर, मेरे ख्याल 1-2% होगा। तो कोई बहुत बड़ा प्रभाव शायद अर्थव्यवस्था पे नहीं पड़ेगा इसका। मतलब आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर बंद होता भी है तो। बहुत सही है स्टेटमेंट उनकी जी। 2000 का नोट बहुत ही बड़ा नोट है जी। ये तो गरीबों के पास तो देखा भी नहीं, तो अमीर ही जानो 2000 के नोट कैसे कैसे छुपा के रखे हुए हैं। असल तो मैं तो लेता भी नहीं 2000 का नोट। 2000 का नोट भी गला खाली हो जाना और बहुत बढ़िया हो, गरीबों के लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ। 500 का नोट है, नॉर्मल नोट है। 2000 का तो ऐसे भी काफ़ी बड़ा नोट था 2000 का। अच्छा हुआ बंद हुआ, मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ, अच्छा हुआ बंद हो गया। अब जिनके पास है वही जानो उन्होंने क्या करना 2000 नोटों का। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही है सर। लॉकडाउन के टाइम में चलो निकाली, उस टाइम दिक्कत थी, नोटबंदी की भी हुई और साथ में फिर लॉकडाउन भी लगा हुआ था। तो चलो उस टाइम पैसों की ज़रूरत भी है, नोट उस टाइम खुला था, चेंज मिल जाती थी। अब आज की डेट में ऐसा है कि भाई 2000 का नोट एक दिक्कत की बात हुई ऐसी कि भाई अब उसकी चेंज ही नहीं मिलती है। ठीक है, अब 100 रुपये की कोई सामान लेता है तो 1900 रुपये देने के लिए दिक्कत होती है। लाले व्यापारी लोग भी, बड़ा व्यापारी वो भी मना कर देता है। ये तो वैसे बंद होना चाहिए सर। ठीक है, वैसे हमारे हिसाब से आम का ये है कि ये सही है बिल्कुल बंद होना चाहिए। वैसे इसको बंद ही करना चाहिए, इसके बदले कोई और ही निकाल दीजिए। आरबीआई कोई दूसरी नोट निकाल दीजिए, झारखंड का छोटा नोट निकाल दीजिए, वो बहुत बढ़िया है। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। जल रक्षक महासंघ अपनी मांगों को लेकर पूर्व की सरकार के समय से संघर्ष करता आ रहा है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। और हाल ही में जल रक्षक महासंघ अपनी मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिला और उन्हें संघ की मांगों से अवगत करवाया। जल रक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जवालू राम ने बताया कि जल रक्षक महासंघ ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मांग की है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट पर आने का टाइम पर 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष किया जाए।
जिसकी वो काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं और साथ ही जल रक्षकों के वेतनमान में भी वृद्धि की जाए ताकि वे अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल रक्षकों की मांगों को जायज बताया और विभाग को आदेश दिए कि इनकी फाइल बनाकर शीघ्र भेजें। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद हिमाचल के समस्त जल रक्षकों में अपनी मांग पूरा होने की उम्मीद जगी है और उन्हें सरकार पर पूरा विश्वास है। इस बार सरकार उन्हें अनदेखा नहीं करेगी। हम शिमला में माननीय उप मुख्यमंत्री जी से परसों शाम को अपनी मांगों को लेकर मिले, जिस पर हमारी प्रमुख मांग जो हमें कॉन्ट्रैक्ट पे आने का टाइम पीरियड 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष किया जाए, जिसको माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, जो कि हमारे जल शक्ति मंत्री परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने जायज़ ठहराया और तुरंत हमारे सामने विभाग को आदेश दिए कि इनकी फाइल बनाकर जो है मेरे सामने मेरे पास लाई जाए ताकि जो है जल रक्षकों का कार्य जो है हम अतिशीघ्र कर सकें। हिमाचल के समस्त जल रक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि इस बार जो है जल रक्षकों के साथ जो है अनदेखी नहीं की जाएगी। जल रक्षक काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रख रहे हैं, पर अभी तक जो है उनकी मांगों पर जो है पूर्ण रूप से जो है उनका समाधान नहीं हो पाया है। तथा हम माननीय उप मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे कार्य को देखते हुए जो है तुरंत जो है हमारे बारे में जो है उचित पॉलिसी बनाई जाए ताकि हिमाचल के समस्त जल रक्षक अपने व अपने परिवार का पालन पोषण उचित प्रकार से कर सके। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला प्रशासन और सरकार गलत तथ्य प्रस्तुत करके लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार का कहना है कि अधिकतर लोग हवाई अड्डा बनाने के पक्ष में हैं, जबकि मात्र 10% लोग भी इसके पक्ष में नहीं हैं। 85% से ज़्यादा लोग इसके विरोध में मर मिटने को तैयार है। यह बात आज मुटौर, गग्गल, सोहदा, इच्ची, त्रोड़ा के ग्रामीणों द्वारा हवाई अड्डा विस्तारीकरण के विरोध में इच्ची से एयरपोर्ट तक निकाली गई शांति मौन रैली को हवाई अड्डा गेट के बाहर संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष रजनीश मोना और उपाध्यक्ष वेद चट्टानी ने कही। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही जनता के सामने नेताओं के कच्चे चिट्ठे खोलेंगे। कुछ भी अंतर नहीं है और जो भी लोग जो मंत्री हैं या एमएलए हैं वो जरा सोच लें। अब उनके भी आंकड़े हम लोग इकट्ठे करेंगे, उनकी कहां भूमियां हैं, कहां पर उन्होंने अपनी जमीनें खरीद रखी हैं और हम लोगों की अपनी भूमि के लिए हमें उठाया जा रहा है, हमें उजाड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, जबरदस्ती नहीं चलेगी। ये तो अभी टेलर है, ये अभी हमने टेलर दिखाया है। ये सोच ले सरकारें, इससे भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं। ये हम दावे के साथ कहते हैं कि सराउंडिंग एरिया के शाहपुर से, धर्मशाला से, शाहपुर, नगरोटा, बगवा और ज्वालाजी तक के लोग यहाँ आएंगे। हमने उनसे संपर्क साध लिया है, वो हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे और ये आंदोलन इससे भी ऊपर होने वाला है। हमारी मौन जो ये व्यवस्था है, इसको सरकार हमारी कमजोरी न समझे, इसको हमारी कमजोरी न समझे। और ये आप लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या स्कूल मंडी की नम्रता ने 12वीं कक्षा की परीक्षा में 9वां स्थान हासिल कर अपने माता पिता, स्कूल और जिला का नाम रोशन किया है। 9वें स्थान पर रही नम्रता के पिता रमेश चंद बैंक में कार्यरत हैं। वह माता नीलम गृहिणी है और नम्रता प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती है। इस अवसर पर कन्या स्कूल के प्रधानाचार्य भाग सिंह ठाकुर ने
सभी अध्यापकों व नम्रता के अभिभावकों को बधाई दी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें सरकाघाट के बलद्वारा क्षेत्र की रहने वाली नम्रता ने 9वां स्थान हासिल करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। नम्रता ने कला विषय में प्रदेश भर में 9वां स्थान हासिल किया। नम्रता ने 500 अंकों में से 478 अंक प्राप्त करके प्रदेश भर में 9वां स्थान हासिल किया। वहीं नम्रता ने बताया कि उनकी कामयाबी के पीछे उनके माता पिता, उनकी बड़ी बहन और उनके गुरुजनों का हाथ है। नम्रता ने कहा कि मैं दिन भर 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से और अपने गुरुजनों से फोन के माध्यम से जानकारी लेती रहती थी और इसके साथ साथ मेरी बड़ी बहन का भी इसमें अहम योगदान है, जो मुझे समय समय पर दिशा निर्देश देती रहती थी। मैं आज +2 में मुझे 9th रैंक मिला है, उसमें मेरे 478 मार्क्स आए आउट ऑफ 500। सर मैं अपनी इसमें मेरे टीचर्स का बड़ा रोल है और मेरे मम्मी पापा का, साथ में मेरी सिस्टर का भी है, जिसने मेरा बहुत ही हेल्प किया और उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। इसके अलावा मैं बुक्स पढ़ती थी, 4, 5, 6 घंटे लगभग मैं स्टडी करती थी। इस दौरान मैंने बहुत मेरी सिस्टर ने मेरी हेल्प की है। इसके अलावा मैंने फ़ोन से पढ़ाई की है और साथ ही टीचर से कांटेक्ट करके उनसे भी स्कूल के प्रधानाचार्य भाग सिंह ठाकुर ने कहा कि नम्रता पढ़ाई में काफी रुचि रखती है और अभी अगली कक्षा में दाखिला लेने से पहले ही नम्रता ने गणित की किताब को पूरा पढ़ लिया है। उन्होंने कहा कि नम्रता की गणित में काफी रुचि है और उन्हें नम्रता पर गर्व है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये इनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो। बताया अभी ये BA 1 में इसने एडमिशन लेनी है, तो इसने मैथ की किताब जो है पहले ही पढ़ ली है। अभी एडमिशन नहीं हुई, अभी आज इसका रिजल्ट निकला, लेकिन इसने जो मैथ की बुक है वो एक किताब जो है पूरी कर दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे पता लगता है कि इसका जो भविष्य है एक दिन जरूर प्रशासनिक अधिकारी बनेगी, ये मेरा मन मानता है। क्योंकि जब हमारे बच्चे जो हैं इस तरह की अगर उनमें एक्टिविटी हो, इस तरह का जज्बा हो, तो वो जरूर अपने उद्देश्य को जो है प्राप्त करेंगे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जरूर ये इस उद्देश्य को प्राप्त करें। आज इस विद्यालय में सारे स्टाफ को, इसके माँ बाप को बहुत खुशी हो रही है। सभी जो अध्यापक साथी हैं वो भी इसके मिलने के लिए उत्सुक हो रहे थे कि हम बिटिया से मिलें और इसको मुबारकबाद दें। तो इन बिटिया को भी और इनके माँ बाप को भी मेरी तरफ से और इस विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा मेधावी छात्रों को मेधावी छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही ग्रेड में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को 100% ट्यूशन फीस माफी की जा रही है। शनिवार को धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वाइस हरप्रीत सिंह ने कहा कि उद्योग क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों को अनलॉक करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सिटी यूनिवर्सिटी और सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने हिमपुन 2.0 युवाओं को सशक्त बनाने और भारत की G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए भी नई शिक्षा नीति को डिकोड करने पर आधारित एक कार्यक्रम पेश करते हुए गर्व हुआ है। उन्होंने कहा कि 2.0 राष्ट्रीय सम्मेलन पंजाब और हिमाचल क्षेत्र की एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि 22 मई 2023 को डिग्री कॉलेज धर्मशाला के सभागार में नवाचार, नई शिक्षा नीति को डिकोड करना, स्वास्थ्य और कल्याण, कौशल विकास को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में हम युवाओं के भविष्य को आकार देने में उद्योग 4.0 और नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, कौशल विकास और खेल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालेंगे और उनकी क्षमता का दोहन करने के लिए सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर देंगे। नमस्कार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ धर्मशाला में हमने की है, ये हमारा जो परसों 22 मई को हिमपुन हिमाचल और पंजाब का एक कोलैबोरेटेड इवेंट जो हम कर रहे हैं डिग्री कॉलेज धर्मशाला में, उसके बारे में एक मैसेज देने को की गई है, जिसमें सब हमने बताया है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी और G20 के बारे में सबको अवेयर करने की बात की है।
सर और क्या क्या एक्टिविटीज में रहने वाली है और मेन मकसद क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? जो मेन मकसद इस कॉन्फ्रेंस का है उसमें हमने G20 के बारे में जो इंडिया में इस बार पिछले 3 महीने से सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में हो रहा है, जहां से बहुत बाहर से कई कंट्री से बहुत डेलीगेशंस आए हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडाज पर डिस्कशंस हो रही हैं, इकोनॉमीज पर हो रही है, डेवलपमेंट पर हो रही है, उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन प्लस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसके ऊपर पिछले 2 साल से डिस्कशंस चल रही हैं, उसको क्या इम्प्लीमेंटेशंस करनी है और क्या क्या चेंजेस है उसके बारे में बात हो रही है। प्लस उसमें हम मोर देन 400 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड जो NGOs हैं, जो संस्थाएं जो आपके यहाँ पर काम कर रही हैं, उन सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए और ऑनर करने के लिए ये के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी की केंद्र सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल 30 मई को पूरा होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर भाजपा प्रदेश के अंदर कई कार्यक्रम करने जा रही है। कार्यक्रमों की रूपरेखा आज कार्य समिति की बैठक में तय की गई है। भाजपा 17 संगठनात्मक जिलों और हर मंडल की कार्य समिति की बैठक करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि 30 मई को केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। 9 वर्षों में देश में पूर्व से चले आ रहे विषयों का समाधान हुआ है, जिनमें धारा 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों का हल हुआ है। हिमाचल को एम्स, ब्लॉक ड्रग, फार्मा, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे संस्थान मिले। उन्होंने कहा कि यह अभियान 3 चरणों में चलेगा। पहले चरण में मोदी 29 और 30 मई को भारत में 2 विशाल जनसभा को संबोधित कर इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता वर्चुअल माध्यम से पूरे देश भर में देखेंगे। दूसरे चरण में 1 जून से 22 जून तक भाजपा पूरे देश भर में 1 लाख वरिष्ठ परिवारों से संपर्क करेगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 250 और विधानसभा में 65 परिवारों से हमारा नेतृत्व संपर्क करेगा। चारों विधानसभा क्षेत्रों में संपर्क से समर्थन अभियान के तहत 4 रैलियां की जाएगी। उसके उपरांत प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें भाजपा नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष की बड़ी उपलब्धियों को जनता के बीच जाएंगे। पार्टी सोशल मीडिया पर प्रभावशाली व्यक्ति मीट का आयोजन करेंगे, जिससे आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा को बड़ा लाभ होगा और अंतिम में भाजपा इस चरण में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में व्यापारी सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। उसके बाद तीसरे चरण में भाजपा विकास तीर्थ का एक कार्यक्रम प्रत्येक लोकसभा में करेंगे। बड़े बड़े विकास कार्यों के स्थान पर जनता को ले जाया जाएगा। भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भोजन व परिचय बैठकें आयोजित करेगी, जो विधानसभा सत्र पर होंगी। संयुक्त मोर्चा सम्मेलन यह भी विधानसभा स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। तरह से ये 9 वर्ष केंद्र की सरकार के वो बेमिसाल है। अगर हम देखें 9 वर्ष पहले सड़कों के निर्माण की गति क्या थी और आज क्या है। 9 वर्ष पहले हमारा कीर्तपुर से लेकर के मंडी की सड़क की क्या स्थिति थी, आज क्या है। 9 वर्ष पहले कालका शिमला रोड कहाँ थी, आज क्या है। 9 वर्ष पहले ऊना का रेलवे स्टेशन और ऊना पर आने वाली गाड़ियों की स्थिति क्या थी और आज क्या है। 9 वर्ष पहले हमारा जो लाहौल स्पीति है वो किस तरह से और रोहतांग बाईपास हो करके जाता था, आज हमारे पास विश्व की सबसे ऊंची टनल है। ये अंतर है। 9 वर्ष पहले में और आज में जो अंतर है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। न केवल हिमाचल में, पूरे देश के अंदर वो अंतर दिखाई देता है। 9 वर्ष पहले देश का मान सम्मान कहाँ था, आज G20 के नाते भारत दुनिया को होस्ट कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जाना संभव नहीं था, जहां अगले कल G20 के और एक बहुत बड़ा समिट हो रहा है। वो कश्मीर
जहां तिरंगा लहराने के लिए भारी संघर्ष होता था, लाल चौक पर जाना संभव नहीं होता था, आज वहां हजारों लाखों तिरंगे एक साथ फहराए जाते हैं। ये अंतर हमारे सामने है। साथियों, ये अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है कि दुनिया से हम लोग हथियार इंपोर्ट करते थे, आज दुनिया को गोला बारूद हथियार एक्सपोर्ट करने वाला देश मेरा भारत बना। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।